वेलकम टू दिस सेशन अगेन। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे ही होंगे। सो पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। आज हम लोग उसी मैग्नेटिक मटेरियल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 3 से आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 4 जिसमें हम अलग अलग मटेरियल्स और भी जो मटेरियल हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बचा हुआ है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बचा हुआ है, एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बचे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल स्टडी करते हैं। सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टॉपिक, सेकंड मटेरियल जो हमारे पास था वो है कौन सा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमारे पास डाया हो गया था, हम लोग बात कर रहे थे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। डाया में हमारे पास क्या आया हुआ था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो क्या हो रही थी, डाइवर्स करके बाहर की तरफ जा रही थी, और उसकी जो परमिएबिलिटी थी, परमिएबिलिटी कितनी थी? म्यू ऑफ डाया, या हम लोग कहें फ्लक्स डेंसिटी जो हमारे पास आई थी, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डाया इज लेस देन फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर। एयर से भी कम की थी। सो हम लोग कह रहे थे कि भाई डाया का यूज क्यों करें जब एयर में ही हमारा इतनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी जा रही है, तो ये मटेरियल हमारे लिए यूजफुल नहीं था। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर रखे थे कि भाई इससे बेटर तो हमारे पास क्या है, एयर ही है। नाउ हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन आती है, जिसकी वजह से डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। और डाइपोल्स जब क्रिएट होते हैं, जैसे आपके पास एक मटेरियल है, वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसके डाइपोल्स जो है वो रेंडमली ओरिएंटेड है किसी भी डायरेक्शन में। अभी ये सारे डाइपोल्स ये रेंडमली ओरिएंटेड है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, सो कब ऐसे ओरिएंटेड है? जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, जब इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जा रहा है तब। बट व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस मटेरियल, जैसे ही हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज H इज नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट? आपने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे दी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दैट इज, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तो सारे जो डाइपोल्स थे दे आर गेट ओरिएंटेड इन अ यूनि डायरेक्शन। किसमें? एक डायरेक्शन में। और वो यूनि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? सारे डाइपोल्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। सारे डाइपोल्स क्या हुए? एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। सो इसकी वजह से हुआ क्या? मैं आपसे कहा था कि कायम, जिसे हम लोग जाइयम भी बोलते हैं, कुछ लोग कायम भी बात करते हैं, कुछ लोग जाइयम में भी कहते हैं। सो जाई एम की वैल्यू जो होगी ये डेफिनेटली जाइयम इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स सब्सिस्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से ग्रेटर हो जाएगी। अब अगर 0 से ग्रेटर हो गई, इट मीन्स व्हाट? कि हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? मैग्नेटाइजेशन की एक रिलेशन डिफाइन किया था, दैट इज, और एक रिलेशन हमारे पास परमेबिलिटी और जाइयम से रिलेटेड था। व्हाट? म्यू आर इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 प्लस हाउ मच? जाइयम। ओके, नाउ द जाइयम बिकम पॉजिटिव। जाइयम की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। यानी 1 में आपने क्या कर दिया? कुछ पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दिया। अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो गई तो आप बताओ मुझे इस रिलेशन से, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ कौन सा मटेरियल है? पैरा। सो वी कैन रीराइट परमेबिलिटी ऑफ पैरा इज इक्वल्स टू हाउ मच? परमेबिलिटी ऑफ एयर इनटू रिलेटिव परमिबिलिटी। यही तो बात कर रहे थे। और रिलेटिव परमिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो अगर मैं देखूं फ्लक्स डेंसिटी यानी बी की वैल्यू, किसका? पैरा की, सो इट बिकम म्यू नॉट इंटू कितना? म्यू आर इंटू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहां पे आप देखो जरा, यहां पे आप देखो म्यू आर की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई तो पैरा की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई।
सो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से आपको देखने को मिला कि जो फ्लक्स डेंसिटी पैरा की है वो डेफिनेटली ग्रेटर है किससे, किससे, फ्लक्स डेंसिटी एयर से, एयर से। मैं कहा हाँ कुछ तो यूज़ है इसका, कुछ तो यूज़ है। जहाँ पे डाया के लिए क्या आ रहा था, बहुत कम हो जा रही थी, बहुत कम हो जा रही थी, यहाँ पे पैरा के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा तो है, डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा तो है, क्योंकि सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए, और इस वजह से जाइयम सब्सिबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हुई, और इस वजह से रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, और रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो पैरा की परमेबिलिटी यानी मटेरियल यानी कोर की परमेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और कोर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हुआ। और कंपेयर करें पैरा वर्सेस एयर का, तो पैरा की फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू एयर, कंपेयर टू एयर। नाउ अब अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज आपके पास ये मटेरियल है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक मटेरियल है जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, दिस वन इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ओके अब फ्लक्स डेंसिटी कहाँ है भाई, एयर में, सो दिस इज योर फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। एक ये कहाँ पे है, रेड वाले जो हैं ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये कहाँ की फ्लक्स डेंसिटी है, एयर की। अब मुझे क्या करना है कि इसकी फ्लक्स डेंसिटी को ज्यादा दिखाना है एज कंपेयर टू एयर, सो ये पूरा एरिया बाहर वाला कौन सा है, एयर का है। सो ज्यादा जाने के लिए क्या करना होगा, इस लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसके अंदर डिप करके यानी कन्वर्ज करके, डिप करके बाहर की तरफ चला जाएगा, तभी क्या हो जाएगी, तभी ये ऐसा शो होगा। एक्चुअल में ये 90 डिग्री से इंटर करेगी, है ना। सो ये इधर से इस डायरेक्शन में निकल गई, और ये भी क्या करेगा, हल्का सा डिप करके इधर के रास्ते ऐसे निकल जाएगा, ये भी हल्का सा डिप करके इधर के रास्ते निकल जाएगा। यहाँ से ये क्या करेगा, हल्का सा डिप किया और इस रास्ते बाहर निकल गया, ये भी। सो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई, जो पिछले में क्या कर जा रही थी, डाइवर्स कर जा रही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर गई, कन्वर्ज। नेचर कैसा हुआ, कन्वर्जन का। सो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट्स कन्वर्ज, गेट्स कन्वर्ज, कन्वर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कन्वर्स कर जाएंगे। सो मुझे लगा कि भाई कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो क्या कर जा रही है, कन्वर्स करके चली जा रही है, मीन्स यहाँ से थोड़ा सा अंदर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्स करके जा रही, कन्वर्स करके निकल जा रही है। ओके कभी कभार क्वेश्चंस फोटो ये फिगर बना के पूछ लेते हैं कि ये किस मटेरियल का कन्वर्जन है, ये ऐसा नेचर शो कर रहा है, तो कौन सा मटेरियल हो सकता है फ्रॉम द एबव ऑप्शंस, इन पूरे ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल ये पॉसिबल हो सकता है। सो अगर हम लोग बात करें कि मटेरियल में पैरा यूज करें या एयर यूज करें, तो डेफिनेटली आप कहोगे यहाँ पे तो हम लोग पैरा ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 3 4 5 6 के लिए इतना एरिया लग रहा है, और यही 6 लाइंस इतने एरिया में चले जा रही हैं, तो डेफिनेटली है ना कि अगर मशीन अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे एरिया रिड्यूस हो जाएगा, उतने ही फ्लक्स के लिए क्या हुआ, एरिया रिड्यूस हो सकता है। यानी ये मशीन, ये मटेरियल ऐसा कर सकता है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम रिड्यूस कर सकती है, ये थोड़ा सा एरिया क्या कर सकता है, मशीन का रिड्यूस कर सकता है उतने ही फ्लक्स के लिए। एयर से तो बेटर है, एयर से तो बेटर है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखिएगा, एग्जांपल्स लिखिएगा, इसके एग्जांपल्स लिखिएगा। सो एग्जांपल लिखिएगा पोटेशियम, एग्जांपल लिखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम, टंगस्टन, टंगस्टन, पोटेशियम, टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल्स, टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल। कुछ अर्थ मेटल्स हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, पोटेशियम, टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल्स। ओके सो यहाँ पे देखा गया कि इसका BH कर्व,
इसका BH कर्व बनाएं तो वो कैसा शो हो रहा है। सो इसका अगर हम लोग BH कर्व बनाएं तो ये लगभग कैसा शो हो रहा है ये देखें। सो जब इसका BH कर्व एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो ये मुझे कुछ इस तरह से ऑब्टेन हुआ। सो B और H, B और H, और ये क्या हुआ B। मैग्नेटिक फील्ड आगे डिटेल में पढ़ेंगे, BH कर्व के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस मटेरियल का देखते हैं BH कर्व क्या है। सो इस मटेरियल का जो मुझे BH कर्व ऑब्टेन हुआ वो लीनियर ऑब्टेन हुआ। वो कैसा ऑब्टेन हुआ? लीनियर ऑब्टेन हुआ, ऐसे मिल रहा था। अच्छा, अगर BH कर्व इसका लीनियर मिल रहा था इसका क्या मतलब है? अगर इसका BH कर्व लीनियर मिल रहा था इसका क्या मतलब है? सो हम लोग को पता है, क्या पता है भाई? हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ कोर इंटू कितना? H, म्यू ऑफ कोर इंटू H। ओके, सो दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। चलो अच्छा, इसको और थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं क्या है। यहां देखना इसे, अगर इसको मैं कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं? y इज इक्वल्स टू mx से करता हूं, y इज इक्वल्स टू mx से करता हूं। सो दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल and this one is your independent variable। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, उसी तरह से जैसे जैसे आप h बढ़ाओगे b भी बढ़ रहा है। अब ये b डिपेंड कर रहा है इसके वैल्यूज पे, ये स्लोप है, ये क्या है? स्लोप है। स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू के वैल्यू पे। तो अगर लीनियर स्लोप आ रहा है, यानी लीनियर लाइन मिल रही थी, तो हम लोग वहां पे क्या कहते थे? ओरिजिन से पास हो रही है, लीनियर है, ओरिजिन से भी पास हो रही है। पास कहां से हो रही है? ओरिजिन से हो रहा है, यानी इसका मतलब है लाइन भी लीनियर है, लीनियर चल रहा है और ओरिजिन है। इसका मतलब है m की वैल्यू कितना होना होगा? m इज इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू कितनी होनी होगी? 1। तो यहां से देखें म्यू की वैल्यू भी लगभग इस मैग्नेटिक मटेरियल का कितना होना चाहिए? दिस इज इक्वल्स टू 1 के करीब आना चाहिए। और डेफिनेटली यही एक्सपेरिमेंटल में मिला भी कि पैरा का कितना आ गया? नियर अबाउट 1 के आसपास होता है। इसी वजह से ये कैसा शो कर रहा है? लीनियर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो अब लगभग आसपास है, तो इतना पैसा खर्च करके पैरा का काहे को बनाना है, जब इससे बेटर है कि म्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी 1 है, और ये लगभग 1 के आसपास जा रही है। थोड़ा सा ही ज्यादा होगा या थोड़ा सा ही कम होगा, तो इसको इतना क्यों खर्च करना? सो दिस लीड्स टू द रिसर्च इन द अनदर मटेरियल। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा? एक अगले मटेरियल में रिसर्च करना पड़ा, एक अगले मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी पड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये पूरा क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। सो इसमें मैंने आपको बता दिया कि अलाइनमेंट कैसे हुआ, इसके BH कर्व कैसा है, लीनियर शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी म्यू परमिबिलिटी कितनी है? लगभग 1 के बराबर है, और ये रिलेशन कैसा शो कर रहा है? ऐसा शो कर रहा है। तो ये सारी बातें हो चुकी। नाउ हेडिंग लिखिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। So the third one is ferromagnetic material। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी पैरा से ज्यादा है। इसकी प्रॉपर्टी पैरा से थोड़ा ज्यादा है। क्या ज्यादा है उसे देख लेते हैं। जहां वहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिन थोड़ी देर के बाद अलाइन होता था, कम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लगाने पे, इंटेंसिटी लगाने पे
मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अलाइन होता था, यहाँ पे थोड़े से ही लगाने पे इसके डायपोल्स क्या होते हैं, तुरंत ही अलाइन हो जाते हैं। सो लेट अस सपोज करिए ये आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसके डायपोल्स कुछ रेंडमली ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड है। कब भाई, ऐसा कब हो रहा है, सेम वही कंडीशन है, सब कुछ वही है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है, मीन्स कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। मटेरियल कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते हैं, H इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन विच डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा लीजिए, मैं इस डायरेक्शन में कह रहा हूं, इस डायरेक्शन में कह रहा हूं। सो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स, all the magnetic dipoles gets aligned in a डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में सारे पोल्स छोटे से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सभी डायपोल्स क्या हो गए, अलाइन हो गए। छोटे से, ध्यान रखिएगा, छोटे से ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर दिए, सभी क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब इस अलाइनमेंट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मैं आपसे पहले ही कहा था कि सब्सेसिबिलिटी मींस व्हाट, हाउ मेनी डायपोल्स गेट अलाइन इन द मटेरियल। मटेरियल में कितने डायपोल्स छोटी सी फील्ड इंटेंसिटी के लिए अलाइन हो जाते हैं। सो यहां पे देखें तो मैक्सिमम डायपोल्स गेट अलाइन, और जब मैक्सिमम डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं इट मींस द वैल्यू ऑफ सब्सेसिबिलिटी इज मच ग्रेटर देन जीरो। क्या हो जाएगा, सब्सेसिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। So we are starting with the concept that the susceptibility of this material is much greater than zero. Or in the previous session, in the previous material, that is the paramagnetic material, we are only saying that the susceptibility is greater than zero. But here the susceptibility is much greater than. So ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जीरो से बहुत ज्यादा हो जाएगा। सब्सेसिबिलिटी क्या हो गई, मटेरियल की जीरो से ज्यादा हो गई। ओके, नाउ if the susceptibility is much greater than zero, therefore we can say that mu r, relative permeability, is equals to how much, 1 plus xi m, 1 plus xi m. Now substitute करो value, that is 1 plus, that is value is how much, that is positive value, which is much greater. It means what, it means what, the value become more than, much greater than 1. ये वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई, किससे, 1 से। ओके सर, ये बात मुझे समझ में आई। क्या समझ में आई भाई, कि यहाँ पे सब्सेसिबिलिटी जीरो से तो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 से डेफिनेटली ग्रेटर हो गई। तो मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं क्या, परमेबिलिटी ऑफ फेरो, परमिएबिलिटी ऑफ फेरो इज इक्वल्स टू हाउ मच, परमिएबिलिटी ऑफ फेरो कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। और अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, सो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है 1 से, तो मैं लिख सकता हूं फेरो की परमिएबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1। और अगर हम लोग बात करें आयरन की हम लोग बात करें, इन केस ऑफ आयरन, फॉर आयरन, ऐसे लिखो, फॉर आयरन की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज नियर अबाउट 2000 to 6000 इसकी मटेरियल की परमिएबिलिटी होती है। नाउ यहाँ पे बात करिए, अगर फ्लक्स डेंसिटी पे देखते हैं क्या इफेक्ट आया। सो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, म्यू नॉट इंटू म्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू फ्लक्स इंटेंसिटी, इज इट।
flux intensity. Now we are going to say that the value of this one is much high, or we can say that mu r is much high. mu relative permeability क्या होगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है फेरो की भी रिलेटिव फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फेरो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर फेरो इंक्रीज, इसकी इंक्रीज होने की वजह से इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं फेरो इज मच ग्रेटर देन एयर, तो क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, इसमें तो फ्लक्स डेंसिटी और पास होके चली जाएगी, और पास होके चली जाएगी। यानी अगर मैं एक मटेरियल की बात करूं, यहां पे एक मटेरियल ले लेता हूं कुछ ऐसा, लेट्स से दिस वन इज योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ यहां से मान लो कि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से आ रही है, ये कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में आ रही है, ओके सो इधर आया। अब ये क्या होना चाहेगा, बहुत ज्यादा है ना, एयर से तो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होना चाहेगा, कन्वर्ज, इसमें और पास आना चाहेगा। सो इट विल बिहेव लाइक दिस, ये और पास होके जाएगा, ये और पास होके जाएगा, और पास, जितना डिप कर सकता है मटेरियल के अंदर उतना डिप करके अंदर से पास होके जाएगा, ये और डिपिंग करके यहां से निकलेगा, यहां से 90 डिग्री से, यहां पे 90 डिग्री से फिर से इसी पाथ को फॉलो कर जाएगा, इसी पाथ को फॉलो कर जाएगा। यहाँ देखो, ये और 90 डिग्री सेंटर किया, डिप किया, निकला बाहर, इधर चला गया। फिर यहाँ देखो, ये एंटर किया, डिप किया, यहाँ से निकला और बाहर की तरफ। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इतनी जगह की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पे इतनी जगह की रिक्वायरमेंट है। फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो गई। सो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ये मटेरियल कौन सा था, ये मटेरियल आपके पास था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ ये बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी कि एरिया एयर का ज्यादा लग रहा है उतने ही फ्लक्स डेंसिटी को पहुंचाने में, लेकिन अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करें, तो एरिया उतने ही फ्लक्स डेंसिटी के लिए क्या हो गया, बहुत कम हो गया। उतने ही फ्लक्स डेंसिटी के लिए एरिया बहुत कम हो गया। यानी अगर इस मटेरियल का यूज करें तो मशीन का साइज रिड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना हमें क्या करना था, फ्लक्स को ज्यादा करना था। जितना ज्यादा फ्लक्स जाएगा उतना ही हमारे लिए यूजफुल होगा, जो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में देखे थे। तो अगर हमें किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को बढ़ाना है तो इस मटेरियल का यूज करें तो फ्लक्स बहुत ज्यादा जाने लगेगा। और तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार ये मटेरियल मेरे लिए थोड़ा यूजफुल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मेरे लिए यूजफुल है एज कंपेयर टू डाया एंड पैरा एज वेल एज एयर डाया पैरा के अपेक्षा ये मटेरियल ज्यादा बेटर है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो लिखिएगा। जैसे आयरन एग्जांपल्स इसके लिख लीजिए। आयरन, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे इसको आप लिख के आगे लिखिएगा इसका BH कर्व। इसके BH कर्व पे बात करते हैं थोड़ा सा। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। नाउ
इसी के हम लोग बिहेवियर के पे बात करते हैं, बीएच कर्व पे बात करते हैं, बीएच कर्व पे। सो इसका बीएच कर्व कैसा शो होता है ना, यहाँ पे देखो जरा, इसका बीएच कर्व पैरा से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्यों? क्यों होना भी था, क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, 2000 से 6000 के बीच हो गई। सो इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देख रहे हैं, दैट इज बीएच कर्व ऑफ, बीएच कर्व, बीएच कर्व, यहां पे हम लोग देख रहे हैं इसका बीएच कर्व। डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे बीएच कर्व, घबराओ मत, थोड़ा सा इसका बिहेवियर देख लो, अभी इसका बिहेवियर आप देख लो। एक पूरा ही लेक्चर बीएच कर्व पे होगा। Now, this is magnetic field intensity, this is magnetic field density, magnetic field intensity और magnetic field density। जैसे ही इस पे आप क्या किए, मैग्नेटिक, पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक मटेरियल लेते हैं और वो मटेरियल स्टार्टिंग में जैसा बिहेवियर शो करता है, वो मटेरियल स्टार्टिंग में जैसा बिहेवियर शो करता है, अभी उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है। सो जो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है उसको हम लोग कहते हैं वर्जिनल कर्व, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्जिनल कर्व। तो यहाँ पे देखो ये कैसे चलना स्टार्ट किया, ये कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे चलने के बाद थोड़ी देर के बाद ये सैचुरेट हो गया, यहाँ पे जाके ये सैचुरेट हो गया। सो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। नाउ जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा आया, इसका कैरेक्टर कुछ ऐसा आया। डिटेल में सारी एनालिसिस करेंगे अभी बस ये जानो, इसका कैरेक्टर इधर से मिला। अब मैं सोचा इधर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाए जाऊं, इससे ज़्यादा हुआ ना। फिर मैं इसको कहा कि अब अगर इसे रिटर्न करा तो मैं एक्सपेक्ट ऐसा किया कि ये इसी पाथ को फॉलो करके आ जाएगा, इसी पाथ को फॉलो करके आएगा, यानी सारे डाइपोल्स जो हुए, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सारे डाइपोल्स एक तरफ ओरिएंटेड हो गए, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। सारे डाइपोल्स क्या हो गए, ओरिएंटेड होके एक मैग्नेटिक सैचुरेशन क्रिएट किए, और इस किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाके ये सैचुरेट हो गए, और जिस पॉइंट पे ये सैचुरेट हुए इसको मैं कह दिया कि भैया ये पॉइंट जो हो गया एच मैक्स हो गया, चलो मैक्सिमम एच मैक्स हो गया। इसे मैं कहा एच मैक्स, मैक्सिमम इस पे जाके क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये आपके लिए अंडरस्टूड है। ओके, सो हुआ क्या, यहाँ देखो, हुआ ऐसा कि ये आपके पास मटेरियल था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसमें डाइपोल्स इस तरह, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई, सारे डाइपोल्स इधर अलाइन होने लगे और सभी ने यहाँ पे आके एक सैचुरेशन पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब इससे ज़्यादा इसके पास कोई डाइपोल था नहीं, तो अब इसके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ नहीं सकती थी, तो सभी क्या हो गए, अलाइन हो गए, यहाँ पे अलाइनमेंट शो कर रहा है। ओके ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस डायरेक्शन में मैंने लगाया, ठीक है। सो ये डायरेक्शन मुझे मिल गया। मैं कहा कि अब मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को अगर घटाता हूं, 0 पे ले आता हूं, सो ये पाथ को क्या करेगा, फिर से फॉलो कर जाएगा, यही पाथ फॉलो कर जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, ये अलग ही पाथ को फॉलो करने लगा, और यहां जाके व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, देयर इज एन रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, उसमें क्या हो गया, एक रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आ गई। यानी अब मैं कह रहा था कि भाई यही मटेरियल था, सेम मटेरियल था, when magnetic field intensity is equals to 0, there is a residual magnetic field। इसमें क्या आ गया, कुछ छोटे से डाइपोल्स
इस डायरेक्शन में अलाइन रह गए, इस डायरेक्शन में क्या रह गए, अलाइन रह गए। ओके, कुछ रह गए तभी इतना रेसिड्यूअल आ गया, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, बी आर कह रहा हूं, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, बी आर कह रहा हूं। नाउ अब मैं क्या सोचा, कुछ ही रह गए, यहां पे देखो काफी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है, जबकि यहां पे बहुत छोटे से अलाइन रह गए। ओके, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। नाउ अब मैं सोचा कि ये जो कुछ डाइपोल अलाइन इस डायरेक्शन में है, इसको देखूं कम कहां पे हो रहा है, कम कहां पे हो रहा है, ये जीरो फ्लक्स डेंसिटी जीरो कब हो जाती है। नाउ मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट किया। नाउ एक थर्ड फोटो और बना लेते हैं, थर्ड फोटो और बना लेते हैं। सो लेट्स से H is not equals to 0 but the direction get reverse। डायरेक्शन क्या हो गया, अब हम लोग इसका डायरेक्शन क्या कर दे रहे हैं, यहां पे देखो ब्लू वाले से इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, बट द डायरेक्शन गेट रिवर्स, डायरेक्शन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। सो कुछ इसमें से क्या हो गए, बदलना स्टार्ट किए, या जो अभी ओरिएंटेड नहीं थे वो क्या, जो ओरिएंटेड हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म होना, मतलब अपनी पोलैरिटी को खत्म करना स्टार्ट करें। यानी अब क्या हुआ, ये यहां से इस डायरेक्शन में खत्म होना स्टार्ट, यानी इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो रेसिड्यूअल फ्लक्स क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट हो रहा है, रेसिड्यूअल फ्लक्स घटना स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आके क्या हो गया, घट गया। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। सो जिस पॉइंट पे ये घटा, जिस पॉइंट पे ये घटा, इसे मैं कह रहा हूं लेट्स से माइनस का एच ऑफ सी, इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, माइनस का एच ऑफ सी, जिसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, इतना फोर्स मुझे क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो एक्चुअली अगर देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये नोन है। लेकिन हाँ, दिखाने के लिए, आपको फील कराने के लिए मैं क्या लगा देता हूं, माइनस का एच ऑफ सी लगा दिया। ठीक है, नाउ अब मैं चाहा कि यार बढ़ाते जाते हैं, अब यहां पे क्या हो गया, डाइपोल्स फिर से रेंडमली ओरिएंटेड हो गए, सारे डाइपोल्स फिर से रेंडमली ओरिएंटेड हो गए, कोई भी किधर भी जा रहा है, यानी सारे इसका सभी जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डाइपोल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया इसका, 0 हो गया। किस पॉइंट पे, व्हेन एच ऑफ सी, कब, जब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स और लगाया, थोड़ा सा कोहेसिव फोर्स और लगाया। नाउ अब क्या किया, मैं कहा यार जब ऐसा हो गया तो थोड़ा और इधर करके देखते हैं, और नेगेटिव लगाते हैं। सो और नेगेटिव लगाने चल दिया। जब और नेगेटिव लगाया तो देखने को क्या मिला कि ये फिर से यहां पे जाके सैचुरेट हो गया। कहां पे जाके, यहां पे जाके ये सैचुरेट हो गया। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज एच मैक्स, नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ही बस बदला हुआ है, डायरेक्शन ही बस बदला हुआ है। सो यहां पे मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूं, यहां से ये चलना स्टार्ट किया, यहां पे जाके सैचुरेट हो गया, फिर रिटर्न पाथ यहां से आया, फिर थोड़ी सी रिटेंटिविटी बच गई, फिर यहां से इधर आ गया, और यहां पे आके ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, यहां पे आके सैचुरेट हो गया। मैं कहा अगर ऐसी बात है तो शायद ये फिर इसी पाथ को फॉलो कर जाए, यहां से अगर मैं घटाना स्टार्ट करूं तो शायद ये फिर इसी पाथ को फॉलो कर जाए। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि अगर मैं यहां से घटाना स्टार्ट करूं तो शायद इसी पाथ को फॉलो कर जाए, क्योंकि ऐसा हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगा इस पॉइंट पे एक और फोटो बना देता हूं। इस पॉइंट पे जब ये सैचुरेट हो गया, किस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जाके क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया, यानी intensity when h is not equals to 0 in the opposite direction, इससे जस्ट अपोजिट। तो सारे डाइपोल्स किधर अलाइन हो गए थे, जितने भी थे सैचुरेशन रीजन में जाके इस डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइंड हो गए, सारे इस रीजन में अलाइंड हो गए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जिस डायरेक्शन से वो चल के आया है उसी डायरेक्शन पे ये फिर से पाथ को फॉलो कर जाए, उसी डायरेक्शन के पाथ को फॉलो कर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, ये फिर से एक नया पाथ बनाने लगा। नाउ अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन से कम करना स्टार्ट किया, ये अगेन एक नया पाथ बनाने लगा, और जैसे ही
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, यहाँ पे फिर से एक रेसिड्यूअल फ्लक्स आ जाता है। यहाँ नेगेटिव तो नहीं दिखाना चाहिए, बट आपके फील के लिए एक रेसिड्यूअल फ्लक्स यहाँ पे फिर से मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मिला था। बट अब की बार इसका डायरेक्शन कैसा है, अब की बार इसका डायरेक्शन कैसा है, अब की बार इसका डायरेक्शन जो है ये हम लोग अभी क्या किए, h की वैल्यू को इस डायरेक्शन में रखें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इस डायरेक्शन में रख रहे हैं, बट देयर इज अ रेसिड्यूअल फ्लक्स, इसमें क्या आ गया, कुछ रेसिड्यूअल फ्लक्स और डायपोल्स ओरिएंटेड इन दिस डायरेक्शन। ये क्या हुए, डायपोल्स अभी भी कुछ इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, बी आर से। नो, अब मुझे लगा यार चलो देखते हैं ये जीरो कहां पे हो रहा है, ये जीरो कहां पे हो रहा है। सो ये पाथ फॉलो किया, कौन सा वाला, फिर यहां से यहां आके। जिस पॉइंट पे ये फिर से आके जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फिर से जीरो हो गई, इतना फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, इसको मैं कहता हूं कोहेसिव फोर्स। ये फोर्स कौन सा हो गया, कोहेसिव फोर्स, ये फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा ना। अब मैं सोचा कि अब बढ़ा के देखते हैं कहां जाता है, क्या ये दूसरे पाथ को फॉलो कर जाएगा, क्या दूसरे पाथ को, कोई और पाथ तो नहीं बना रहा है ना। जब यहां से मैं बढ़ाना स्टार्ट किया, सो अगेन 8 अगेन क्या किया, उसी पीक पॉइंट को जहां पे सैचुरेशन पॉइंट था, उसी पॉइंट को फिर से अचीव कर लिया। यानी मुझे एक बात समझ में आई कि इसका, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस मटेरियल का ये ऐसा एक BH कर्व रिलेशन आया, और ये इतना बड़ा इस वजह से बना ड्यू टू द रेसिड्यूअल फ्लक्स, या रेसिड्यूअल डाइपोल्स क्या हो जा रहे हैं, पूरी तरह से जीरो नहीं हो पा रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे रख रहा हूं, तो यहां पे एक रेसिड्यूअल फ्लक्स बच जा रहा है। यहां पे लिख लीजिएगा बी आर को हम लोग क्या कह रहे हैं, बी आर इज इक्वल्स टू रेसिड्यूअल फ्लक्स, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रेसिड्यूअल फ्लक्स। H ऑफ C को क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स। ओके, ये बात मुझे समझ में आई कि ऐसी ऐसी इसकी कहानी चल रही है। नाउ ये बात अगर मैं आयरन के लिए करूं, अगर उसे एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, तो वो अपने BH कर्व को फिर से ट्रेस नहीं कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर रेसिड्यूअल फ्लक्स बचा रह रहा है, और वो रेसिड्यूअल फ्लक्स कितना होता है, दैट इज B रेसिड्यूअल इज इक्वल्स टू हाउ मच, B रेसिड्यूअल इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है भाई, दैट इज B नॉट, या मैं कहूं ऐसे कहता हूं, when magnetic field intensity H is equals to 0, there is a residual flux Br, उसके पास क्या होगा, एक रेसिड्यूअल फ्लक्स होगा, और ये रेसिड्यूअल फ्लक्स एट H is equals to 0 पे, B फेरो मैग्नेटिक का रेसिड्यूअल फ्लक्स, जो B फेरो का कितना हो जाएगा, एक रेसिड्यूअल फ्लक्स आ गया, कब, when H is मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का ये बिहेवियर मुझे समझ में आया कि जब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक रेसिड्यूअल फ्लक्स पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं अप्लाई कर रहे हैं H इज इक्वल्स टू 0 पे, उस मटेरियल को, वो मटेरियल किसी न किसी आयरन पीस को, अदर आयरन पीस को या अदर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था उसे। भाई उसके अंदर तो रेसिड्यूअल है ना, ऑलरेडी बचा हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
इज इक्वल्स टू 0 रख दें, तब पर भी इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी, उसके अंदर तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स बचा हुआ है, रेसिडुअल फ्लक्स बचा हुआ है, तो ये क्या करना चाहिए था, अदर मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब है या तो ये गलत है, या तो ये गलत है, BH कर्व का रिलेशन गलत है, या तो हम लोग जो अभी तक थ्योरी पढ़ रहे हैं वो गलत है, कुछ तो गड़बड़ी है। वो तो अट्रैक्ट कर नहीं रहा है, आयरन का पीस वो तो अट्रैक्ट कर नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है भाई, अट्रैक्ट तो किया नहीं, तो हुआ क्या, अगर रेसिड्यूअल बच रहा है तो जाहिर सी बात है उसे अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट हुआ नहीं। सो इस थ्योरी को, इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं डोमेन थ्योरी, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करती है। सो यहां तक लिखिएगा, यहां तक लिखिएगा, यहां तक लिखिएगा, और यहां पे नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा, जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। नाउ क्या कह रहा है, एट H टेंड्स टू 0, मैग्नेटिक सॉरी H इज इक्वल्स टू 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 0, देयर मस्ट बी अ रेसिडुअल फ्लक्स, देयर इज अ रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स, वहां पे क्या है, एक रेसिडुअल फ्लक्स है। देयरफॉर इस वजह से क्या होगा, द मैग्नेटिक मटेरियल, और द कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट द अदर वन, दूसरे को क्या कर लेना था, अट्रैक्ट कर लेना था। तो हिंदी में लिखिएगा, एट H बराबर, एट H इज इक्वल्स टू 0, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, एट H इज इक्वल्स टू 0, देयर इज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 पर एक रेसिडुअल फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल्स टू 0 पे एक रेसिडुअल फ्लक्स है, इस वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था, या रिपेल कर देना चाहिए था, बट इट्स अ कंट्रोवर्सी, या ऐसे लिखो, this controversy, yeah, for this explanation, for this reason the domain theory explains। इस कारण से हमें क्या, ये डोमेन थियरी क्या करेगी, इस सभी चीजों को, इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करेगी। सो हेडिंग लिखिएगा, डोमेन थियरी, डोमेन थियरी। नाउ डोमेन थियरी क्या कहती है, डोमेन थियरी कहती है, डोमेन से ही नाम पता है कि कुछ ना कुछ एक डोमेन है, कुछ ना कुछ एक डोमेन है। सो ये थियरी कहती है कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कुछ डोमेन्स में है, कुछ इसके जो डाइपोल्स हैं ये डोमेन में अरेंज हैं, इसके जो डाइपोल हैं वो किस में अरेंज हैं, डोमेन्स में अरेंज हैं। यानी अभी देखो, इस मटेरियल के सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, इस मटेरियल के सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इस मटेरियल के सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इस मटेरियल के सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और इस मटेरियल के सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यहाँ पे देखो,
ये मटेरियल इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसके डोमेन्स, और यहाँ देखो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, अगेन इस डायरेक्शन में, और इसकी बात करें तो ये इस डायरेक्शन में, और इसके डोमेन में ये मटेरियल इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है। नाउ अब जब यहाँ पे H की वैल्यू, यहाँ पे आप क्या करोगे, H की वैल्यू 0 रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रखोगे, एक रेसिडुअल फ्लक्स तो आया, एक रेसिडुअल फ्लक्स तो आया इसके अंदर, बट नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो गया, 0 हो गया। सो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। इसी वजह से ये जो एरिया था ना, ये जो रेसिडुअल फ्लक्स आया था ना, ये इसी वजह से आया था। किसकी वजह से, ये छोटे छोटे डोमेन की वजह से, ये छोटे छोटे डोमेन की वजह से ये जो एरिया आया, और इसी वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ लॉसेस होते हैं जिसको हम लोग कह रहे थे, कहेंगे आगे पढ़ेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस। सो इसी वजह से ये डोमेन की वजह से क्या हुआ कि सारा अलाइनमेंट, कुछ रेसिडुअल फ्लक्स इसके अंदर बच गया, रेसिडुअल फ्लक्स बच गया, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, वो 0 हो गया। नेट डाइपोल मोमेंट वो कितना हो गया, 0 हो गया। मीन्स ये थ्योरी ये बता रही है कि इस वजह से मैग्नेट क्या हुआ, वो आयरन क्या हुआ, दूसरे पीस को अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन उसके अंदर रेसिडुअल बचा हुआ है। अब जैसे ही इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 करोगे, ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे, ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। सो जो इसका जो बाउंड्री होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉच वॉल। क्या बोलेंगे, इसकी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं ब्लॉच वॉल। सो इसको हम लोग नाम देते हैं ब्लॉच वॉल। सो अगर इस वजह से एक रेसिडुअल फ्लक्स आया और नेट डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, वो 0 हो गया, मींस अलाइनमेंट आपको देखने को नहीं मिला। सो ये एक प्रॉपर्टी थी आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, जिस पे हम लोगों ने बात कर ली कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह का बिहेवियर शो करता है। नाउ एक इसी में इस तरह का बिहेवियर शो करने वाला एक मटेरियल है जिसमें हम लोग, हमारा क्या आता है, मैग्नेटोस्ट्रक्शन आता है। मैग्नेटोस्ट्रक्शन क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा छोटी सी, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही होता है। सो हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटोस्ट्रक्शन। आप कभी कभार ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो एक हमिंग सी नॉइस आती है, करके ऐसे। सो ये हमिंग नॉइस आती क्यों है, ये हमिंग नॉइस आती क्यों है? सो उसको लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करती है एक थ्योरी, एक फेनोमेना जिसका नाम है मैग्नेटोस्ट्रक्शन। स्पेलिंग है MAGNETOSTRICTION, मैग्नेटोस्ट्रक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अकर होता है। सो लिखिएगा, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल shows the behavior, shows the phenomena, shows the magnetostruction phenomena, magnetostruction phenomenon। now होता क्या है, होता क्या है? सो जब भी हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिंग जैसे आप क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट पॉजिटिव में गया, दूसरा क्या गया, नेगेटिव में गया। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। सो जैसे ही आप एक मटेरियल के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लक्स इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा सारे डाइपोल्स को, और तुरंत ही नेगेटिव हाफ साइकिल में सभी को बदलना चाहेगा इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इस मटेरियल के अंदर इसके डायमेंशन में चेंज आता है,
और इस चेंज को, ये चेंज तुरंत होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से एक हमिंग नॉइस आती है, जिसकी वजह से क्या आती है, एक हमिंग नॉइस आती है। और वो हमिंग नॉइस सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। सो इसको एक नोट करके लिखिएगा, मैग्नेटोस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आराम से बोल रहा हूं, लिखने वाले लिख लें। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल when the alternating magnetic field और when the magnetic field is applied, आप कोई भी लगाइए, ये भी अप्लाई करेंगे या ये भी अप्लाई करेंगे तो इसके डायमेंशन में चेंज आएगा। The magnetic field is applied, the ferromagnetic material changes its dimension, if the flux is alternating, then there is contraction, contraction, मतलब दबकना, सुसकना, मतलब छोटा होना। There is contraction and expansion due to the positive and negative cycle of the magnetic flux, the change in the dimension creates the noise in the transformer, ब्रैकेट में लिखिएगा हमिंग नॉइस, HUMMING, ब्रैकेट में लिखिएगा हमिंग नॉइस। इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रक्शन। नाउ अब इसको, ये जो हमिंग नॉइस है, इससे कम करने के लिए हम लोग करते क्या है, सो हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफार्मर के नीचे एक रबड़ की मैट बिछा दो, या तो ट्रांसफार्मर को क्या करो, जमीन पे, मड पे रख दो, सो नोट करके एक बात लिखिए, टू रिड्यूस द हमिंग नॉइस of the transformer, we use the rubber mats, हम लोग रबर मैट्स का यूज करते हैं, और माउंट द ट्रांसफार्मर ऑन द मड, मिट्टी के ऊपर रख देते हैं, मड। This reduce the mechanical vibration of the transformer. ये क्या करता है, जो भी वाइब्रेशन आ रहा है कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नाउ अगला एक मटेरियल लिखेंगे, अगले मटेरियल की बात करेंगे जिसका नाम है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। सो फेरो में एक बात मुझे समझ में आई कि जहां पे, जिस मशीन में आपको फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा चाहिए, वहां पे हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, और जिसमें
वहां पे क्या करेगा, फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ा देगा। और मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि इतना फ्लक्स का एरिया है, उसको फेरोमैग्नेटिक का यूज करेंगे तो वो इतने एरिया में ही आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये मशीन का साइज को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। सो अगर हाई फ्लक्स डेंसिटी ले जाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। और हमने एक बात कर ली कि भाई इसके अंदर एक रेसिडुअल फ्लक्स आ रहा है जिसकी वजह से एक हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, और वो हमने BH कर्व बना के देख लिया था। और क्या बातें कर ली हमने, म्यू, इसका जो म्यू की वैल्यू है, परमिबिलिटी की वैल्यू है, ये वेरी करता है 2000 to 6000 के बीच में। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल पे हमने बात कर लिया था। इसके एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवा भी दिए हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए। नाउ एक बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, एक मटेरियल और है जिसको हम लोग कहते हैं फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन ये आया, सर इतना सही तो चल रहा था, फ्लक्स डेंसिटी इतना ज्यादा था, मजा ही आ गया, मशीन तो रिड्यूस ही हो गई, मजा तो आ गया, तो अब क्या जरूरत हो गई रिसर्च करने की, जरूरत है, जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि एक लॉस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडी करंट लॉस, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। सो देखते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ हेडिंग लिखिएगा, द फोर्थ और फिफ्थ, आई थिंक डाया पैरा फेरो फेरी, दिस इज योर फोर्थ मटेरियल, दिस इज योर फोर्थ मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, FERRIMAGNETIC, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ अब ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है, कुछ नहीं, इसके भी कुछ डाइपोल्स होते हैं, बट ये मटेरियल जो है इसके डाइपोल्स कुछ इस तरह से अलाइन होते हैं। जैसे एक डाइपोल अगर इधर अलाइन है, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन है, इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसके जस्ट अपोजिट में एक छोटा सा डाइपोल इसके अपोजिट में अलाइन होगा। जैसे एक डाइपोल इधर अलाइन है, इसके छोटा सा एक इधर हो गया, ये इधर अलाइन है, छोटा सा इधर हो गया, ये इधर अलाइन है, छोटा सा इधर अलाइन हो गया। इसकी वजह से इसका एक प्रॉपर यूज कर लेते हैं हम लोग मटेरियल में, मशीन में, इसका एक प्रॉपर यूज कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। नेट डाइपोल जो आएगा, ध्यान रहे, नेट डाइपोल, यहां पे मैग्नीट्यूड नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में ही आएगा, नेट डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा। व्हेन, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, सारे डाइपोल्स का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में। सो नेट अलाइनमेंट, नेट ऑफ dipoles in the direction of the highest magnitude जिधर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल के हाईएस्ट, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या यूज हुआ, वहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रहा था, सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे थे, यहां पे भी अलाइनमेंट इधर ही है, लेकिन कुछ डाइपोल क्या हो रहे हैं, इधर की तरफ अलाइन हो रहे हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन वन डायरेक्शन में ही रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या है, वन डायरेक्शन में ही है, बट इसमें क्या हो रहा है, एक छोटा सा डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसकी वजह से एक लॉस, जो एडी करंट लॉस है मटेरियल का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इस तरह के मटेरियल का अगर मैं काइम की वैल्यू कहूं, अगर मैं इसकी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निकालना चाहूं, सो अगर मैं लिखूं कुछ तो डाइपोल इधर आया ना, कुछ तो डाइपोल इधर आया, सो अगर इसका मैं मैग्नेटाइज जाइम पूछूं आपसे, तो जाइम आप कहोगे कि सारे डाइपोल्स तो अभी इसी डायरेक्शन में अलाइंड है, तो जाइम की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन तो जीरो होना ही होना है, ग्रेटर देन जीरो तो होना ही होना है। नाउ हमें रिलेशन तो पता ही है क्या, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस हाउ मच जाइम, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और वी कैन से दैट दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू। सो वी कैन इजिली से दैट द म्यू इज ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली
ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा। जबकि हम लोग अगर बात करें डाया और पैरा की बात करें, सो डाया और पैरा इज नियर अबाउट कितना था, डाया की बात करें, डाया एंड पैरा की सो दिस इज नियर अबाउट 1 था, ये नियर अबाउट 1 था। सो इस मटेरियल का मुझे कोई यूज नहीं दिखा। जबकि फेरो और फेरी का अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको यूज दिखा कि एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 तो है, ग्रेटर देन 1 तो है। सो ये तो कम से कम इतना तो करेगा, फ्लक्स डेंसिटी तो अपने अंदर अलाउ करेगा ही करेगा ना। सो मैं कहा कि फेरी तो एक ऐसा मटेरियल है जो फ्लक्स डेंसिटी तो अपने अंदर एटलीस्ट अलाउ करेगा और एयर से तो ज्यादा ही होगा, एयर से तो ज्यादा ही होगा। और साथ साथ में ये क्या होगा, बी ऑफ पैरा, अगर मैं बात करूं साथ साथ में बी ऑफ पैरा से भी ज्यादा होगा और बी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डाया से भी ज्यादा होगा, डाया से भी ज्यादा होगा। सो ये बात तो है, ये बात तो है। सो ओवर ऑल दिस मटेरियल इज परफेक्ट। उन मटेरियल के रेस्पेक्ट में ये मटेरियल तो परफेक्ट है। और इसका यूज कहां करेंगे, टू रिड्यूस द machine which has high frequency किसकी हो, ज्यादा हो, हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां पे क्या करेगा, इसको यूज करेंगे। ये एक्चुअल में करता है, क्या करता है, द मशीन विच हैज हाई फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन होगी वहां पे इसका यूज करेंगे। ये एक्चुअल में करता क्या है, इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है फेरी की रेसिस्टिविटी जो होती है वो फेरो से ज्यादा होती है, फेरो की रेसिस्टिविटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसके डायपोल्स क्या हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब देखते हैं भाई, थोड़ी सी एनालिसिस और करते हैं और बताते हैं आपको क्यों इस मटेरियल का यूज हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग मशीन में कर रहे हैं, क्यों इसका यूज कर रहे हैं। और इस यहां पे देखना रेसिस्टिविटी फेरी की ज्यादा है फेरो से, लेकिन परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अगर मैं बात करूं फेरी की तो इसकी परमिएबिलिटी कम होती है किससे, फेरो से इसकी परमिएबिलिटी फेरो से कम होती है। नाउ अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कारण क्या है। अब ये दोनों ही मटेरियल फेरी और फेरो अपने अलग अलग यूजेस के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फेरी को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते, नहीं, अलग अलग यूजेस के लिए जाने जाते हैं। जैसे देखो एनालिसिस, लिखो हेडिंग एनालिसिस फर्स्ट, हेडिंग लिखो एनालिसिस, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट। सो एनालिसिस, इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट। सो हमें एक रिलेशन पता है ना भाई, क्या रिलेशन पता है, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच, फाई अपॉन में एरिया, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू रिड्यूस द एरिया, अगर मुझे क्या करना है, मशीन को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, लेकिन फ्लक्स को कितना रखना है, उतना ही रखना है। सो एरिया अगर मुझे घटाना है, अगर मैं एरिया घटा दूं तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हाई फ्लक्स की जरूरत जहां पे हमें होगी, हाई फ्लक्स की जहां पे जरूरत होगी, और एरिया को हम क्या चाहते हैं कि घट जाए और फ्लक्स क्या हो, कांस्टेंट बना रहे, उतने का उतना ही बना रहे। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मशीन के साइज को छोटा करना है, हमें क्या करना है, मशीन के साइज को रिड्यूस करना है फॉर रिडक्शन ऑफ, अगर एरिया हम लोग क्या कर दें, घटा दें, सो मशीन का साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एरिया
आपको घटा रहे हो तो एरिया घटोगे, फ्लक्स डेंसिटी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आप ये चाहते हो कि ये इतना कांस्टेंट बना रहे, तो इस जगह हम लोग जो यूज करेंगे मटेरियल उसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। नाउ एनालिसिस नंबर 2, एनालिसिस नंबर 2, सेकेंड एनालिसिस देखिए जरा। अब मुझे चाहिए था कि मशीन में जो एडी करंट लॉस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो एडी करंट जो लॉस हो रहा है उसे क्या करना है, घटाना है। सो पी एडी करंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सो इट बिकम पाई स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम, यानी फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर अपॉन में 6 रो, यानी रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। अब इस मटेरियल का क्या करें, अगर ऐसा मेरे को कोई मटेरियल मिल जाए जहां पर रेसिस्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एडी करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे जिस मटेरियल का यूज करेंगे, इस मटेरियल को कौन सा, फेरो को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेरो की रेसिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से इस जगह पे जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन पे, यहां पे देखना फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल की रेसिस्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो एडी लॉस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ाने के लिए किस मटेरियल का यूज करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो ये बात मुझे समझ में आई कि अगर मुझे साइज रिड्यूस करना है किसी भी मशीन का, तो हम लोग यूज करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अगर मुझे उसका एडी करंट लॉस को कम करना है तो हम लोग यूज करेंगे फेरीमैग्नेटिक मटेरियल का। नाउ जैसे हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग की मशीन होती है, जैसे एरोप्लेन चल रहा है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी रेटिंग ज्यादा होता है, तो उसमें जैसे ट्रांसफार्मर है, एरोप्लेन के जो इक्विपमेंट्स डिजाइन होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रडार वगैरह चलाते हैं, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एडी करंट लॉस ज्यादा होगा। तो वहां पे जिस मटेरियल का यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, वहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर देंगे, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लिखवा रहा हूं, क्या हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग मशीन, क्वेश्चन लिखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग मशीन हैज लेस पावर, क्या वो लेस पावर की होती है? इज हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग मशीन हैज लेस पावर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्या उसका पावर लेस होगा, क्या उसका पावर लेस होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्या उसका पावर लेस होगा? हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, यहां पे देखो जरा। हम लोग बात कर रहे हैं कि B इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ फेरी, मैं लिख दिया यहां पे फेरी, म्यू ऑफ फेरी, ठीक है, फेरो का यूज नहीं कर रहे हैं, म्यू ऑफ फेरी इनटू फ्लक्स डेंसिटी H। अगर इसकी वैल्यू, जाहिर सी बात है फेरो से इसकी वैल्यू क्या है, कम है, फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई। ओके, नाउ अगर फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई तो मुझे बता सकते हो आप क्या, फाई कितना होगा। अगर मैं फाई लिखूं, फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट कितना, वेक्टर ए। अब अगर वेक्टर बी की वैल्यू कम हो गई तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये बात भी मुझे समझ में आई, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, जो इंड्यूस वोल्टेज है E इज इक्वल्स टू, इसको कितना लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं क्या, इट बिकम डी फाई बाई डी टी। नाउ अगर फाई की वैल्यू क्या हो जाए, फाई की वैल्यू कम हो जाए, इंड्यूस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा।
नाउ अगर मैं बात करूं पावर की, सो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, सो लेट्स से दिस इज V, सो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब बताओ मुझे, अगर वोल्टेज कम हो गया तो पावर रिड्यूस नहीं होगी। सो मैं कह सकता हूं हाई रेटिंग मशीन हैज लो पावर। मैं क्या कह सकता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन हैज लो पावर रेटिंग, लो पावर रेटिंग। सो मैं लिख सकता हूं यस, यस हाई फ्रीक्वेंसी machine has low power rating, low power rating। ऐसी मशीन क्या होती हैं, लो पावर रेटिंग की होती हैं। सो आज हम लोगों ने लगभग 3-4 तरह के मटेरियल को खत्म कर लिया। ना एक छोटा सा मटेरियल और है जिसका यूज नहीं होता, उसे भी देख लेते हैं। एक छोटा सा मटेरियल और है जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे मशीन के लिए यूजफुल नहीं है उतना, बट ठीक है देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सारी एनालिसिस यहीं तक थी। नाउ एक छोटी सी बात है, उसे जान लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें छोटी सी बात है। सो हम लोगों ने बात कर ली डाया, पैरा, फेरो, फेरी, and the last one is 5th or 6th, whatever, this is 5th according to me, this is 5th. So this is ferry, anti-ferry magnetic material, anti-ferry magnetic material। एंटी-फेरी मीन्स क्या, इसके जो डाइपोल्स होते हैं ना एग्जैक्टली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और नेट फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। बस यही एंटी-फेरी है। सो इसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं रहा। सो इस पे मेरे को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। कितना भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाइए, कोई भी ओरिएंटेशन इसमें होना नहीं है। So this is all about the magnetic material. Now in the next session or other session there are two more categories, 2 और कैटेगरीज हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड CRGO, सिलिकॉन स्टील के बारे में बात करेंगे, CRGO के बारे में बात करेंगे, और ऐसे कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी बची रह गई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। आज का सेशन अटेंड करने के लिए थैंक यू। सो कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए। सो इससे मैं क्या करूँगा, अगला लेक्चर भी आपके लिए आप कोशिश करूँगा पर डे लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।